हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथ शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 है जो बुक का। और जो बच्चे अभी क्लास 11th का एग्ज़ाम दिए हैं और रिसेंटली क्लास 12th में गए हैं और 2024 में अपना क्लास 12th का अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो बच्चे आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है एनसीईआरटी का, पहला बुक का चैप्टर 1 है ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, पार्ट 1 है रिलेशन और फंक्शन, जो कि आपका क्लास 12th पार्ट 1 एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा, तो आपको किसी भी टॉपिक का आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कंडीशन ये है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर है आपका पार्ट 1 का एनसीईआरटी का रिलेशन और फंक्शन में। आज हम पढ़ेंगे, इसका पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन का क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। रिलेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, उससे वहाँ पर आने से पहले आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सेट। पहले हम सेट की बात करेंगे। सेट क्या होता है? सेट, जैसा कि आप जानते हैं कि सेट होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं कि वो सेट है। इसका डिफिनीशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो वेल डिफाइंड हो उनको बोलेंगे सेट। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू 10, तो क्या हो जाएगा? सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट को आपको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और सेट के एलिमेंट जो होते हैं, इसके सेट के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका एक सेट हो गया। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ेंगे सेट ए। ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं? अगर हम एलिमेंट को इस कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हम सेट बोलेंगे और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा? जैसे इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम कैपिटल ए को इस तरीके से लिखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर अप टू 10। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि एक रूल को डिफाइन करेंगे। इस एक्स आपका एक रूल है। एक्स क्या है? ये आपके एलिमेंट हैं। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। कहाँ तक? 10 तक है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ए को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
x बिलोंग्स टू n, या ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर n होगा आपका, और n आपका नेचुरल नंबर होगा। और ये जो n है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो n है ये आपका होगा 1 से 10 के बीच, ठीक है। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को बोलते हैं, या आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता है, क्या किया जाता है, एक रूल डिफाइन करेंगे और उसको, इस रूल को बता देंगे वो जो नंबर लिखा होगा। और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, नंबर को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, ये जो दो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका एलिमेंट होते हैं। ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से लेकर 10 तक है, ये आपका एलिमेंट है। ये आपका एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका एलिमेंट है किसका, सेट ए का। और अगर कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 है तो 1 को लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, ए मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है वो सेट ए में है। बिलोंग्स का मतलब क्या है कि ये जो 1 है वो सेट में है। अगर 2 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 भी आपका सेट ए में है। और अगर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 11 बिलोंग्स टू ए, तो क्या इस सेट में 11 है आपका, सेट में 11 तो नहीं है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे काट देंगे। ठीक है, बिलोंग्स लगा के काट लेंगे, और इसका क्या मतलब होगा, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट सेट में है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे बिलोंग्स टू, और अगर उस सेट में नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेट है। सेट क्या होता है, सेट होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपका रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल डिफाइन करके लिखते हैं। और ये जो 1 2 3 4 10 तक हैं, ये आपके एलिमेंट है सेट का। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो उसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। अगर उस सेट में नहीं है तो लिखेंगे 11, जैसे 11 इस सेट में नहीं है तो लिखेंगे 11 डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि इस सेट में नहीं है, 11 आपका इस सेट में नहीं है। तो ये मेरा सेट हो जाता है। अब रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप एक बार ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको इरेज करके हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। टू सेट्स, ठीक है, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते किसको है, हमने कहा, या इसका पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in which
द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट is the first set and second element is the second set। ठीक है, ये हम क्या लिखे हैं अभी आपको समझाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ सेट, एक सेट होता है ऑल एलिमेंट्स का, वो सभी एलिमेंट्स का इन विच जिसमें जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इज़ द फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ये जानना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं? जैसे दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे आपको? ये बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये आपका इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, नॉट इंटरवल। ठीक है, क्या है ये आपका है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है जी। और बी को बोलेंगे सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। तो ए आपका फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है आपका सेकंड एलिमेंट है। अगर हम ऑर्डर बी ए की बात करें, अगर हम ऑर्डर पेयर बी ए की बात करें तो इसमें बी आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ए आपका सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो आप समझ गए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आपका बी है और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ए है। तो इन दोनों एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो इक्वल नहीं होगा ऑर्डर्ड पेयर बी ए के। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपका ऑर्डर्ड पेयर बी ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आपके ऑर्डर डिपेंड करते हैं कि पहला एलिमेंट क्या है और दूसरा एलिमेंट क्या है। ठीक है, सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट में आप कोई किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए। अगर आप सेट की बात करें जैसे 1 2 3 भी लिख सकते हैं आप, ये इक्वल है आपका 2 3 1 के और ये आपका इक्वल है 2 1 3 के। सेट में ये बराबर है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ये बराबर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में क्या ऑर्डर मायने रखता है। ठीक है, अच्छा, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे? अगर मान लीजिए ये तो यहाँ पे बराबर नहीं है, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे? ठीक है, इफ़ अगर जब कभी ए बी आपके बराबर है सी डी के, तो ये कब होगा? इफ़ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी ऐसा होगा जब ए आपके सी के बराबर हो एंड बी आपका डी के बराबर हो। ये ऐसा तभी होगा जब आपका ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर, मतलब पहले सेट का पहला एलिमेंट और पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होंगे जब उन दोनों के पहले एलिमेंट बराबर हो और दूसरे एलिमेंट बराबर हो, तभी सेट बराबर होंगे, नहीं तो वो बराबर नहीं होंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हमने दिया कि x - 3, 7 इक्वल टू 5
वाई प्लस 2 फाइंड x एंड y। कहें x और y बताइए। अगर x माइनस 3 कामा 7 5 कामा वाई प्लस 2 के बराबर है तो x और y क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये दो बराबर हैं, x माइनस 3 कामा 7 अगर ये बराबर है 5 कामा वाई प्लस 2 के, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 3 आपका 5 के बराबर है एंड 7 आपका y प्लस 2 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 3 एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2। तो x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे। तभी बराबर होंगे जब उन दोनों के पहले एलिमेंट बराबर हो एंड दूसरे एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको एलिमेंट का ऑर्डर मायने रखता है, जबकि सेट में ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सेट ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बता दिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको ऑर्डर मायने रखता है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है और सेकंड एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। ये एक सबसेट होता है जिसमें जिस सेट का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ए है हमारे पास आपका ए और बी, ए और बी। ए हमने एक सेट लिखा जो ए और बी लिखा है, और बी हमने सेट लिखा जो कि आपका लिखा है 1, 2, 3। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी से। अगर दो सेट हैं, दो सेट अगर ए और बी हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं ए क्रॉस बी। ए इंटू बी नहीं पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकलेगा तभी जैसे हम ए की जगह आप ए रख दीजिए, क्रॉस बी की जगह आप बी रख दीजिए 1, 2 और 3, और हम डिफिनीशन यूज करेंगे। क्या डिफिनीशन है, डिफिनीशन ये होगा इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे पेयर जोड़ दीजिए, पेयर्स। ठीक है, पेयर का क्या मतलब है, जैसे आप अगर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं 1, 2, 3 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा A1, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ठीक है, ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए का 2 से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा A, 2। अब ए का 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा A, 3। ठीक है, अब बी का कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बी का भी 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा B1, और बी का 2 के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा B2, और बी का 3 के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा B3। तो ये मेरा हो गया A क्रॉस B, और A क्रॉस B क्या है, इसी को बोलते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड सेट B। ठीक है, या अगर सेट A और सेट B है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B। इसको A इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको A मल्टीप्लाई बाई B नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का जो तरीका है
वो है आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यही हमने आपको लिखा है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट सेट। पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा। देखिए यहाँ ए पहले सेट का एलिमेंट है, बी दूसरे, ये भी मतलब ए बी आपके पहले सेट का एलिमेंट है, और 1 2 3 जो है वो आपके दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब हम क्या करते हैं कि बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए करने के लिए पहले बी के एलिमेंट को रखेंगे बाय द डेफिनेशन 1 2 3 क्रॉस ए बी। अगर हम कहें आप बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास। अब बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, मतलब 1 का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ कराएंगे तो 1a, फिर 1 का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कराएंगे तो 1b। ऐसे ही 2 का क्रॉस प्रोडक्ट 2 के साथ कराएंगे तो 2a, और 2 का b के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2b। अब ऐसे ही 3 का कराएंगे तो क्या होगा 3a और 3b। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है और उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है, मतलब 1a 1b, फिर 2 को उठाएंगे 2a 2b, फिर 3 को उठाएंगे 3a 3b। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए। और अभी हम आपको बताए थे कि आपके ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मायने रखते हैं। यहाँ पे देखिए इस ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट ए है और यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, मतलब ये आपका बराबर नहीं है, तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और यहाँ पर भी देखिए 3 एलिमेंट और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इसका मतलब दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन वो दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा एन बी क्रॉस ए के, और एन बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, ये है आपका नंबर। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है 2 सेट का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट का। तो यहाँ से हम एक डिफिनीशन ये दे सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यहाँ से हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ये आपका एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी का। ठीक है, सच दैट इस तरीके से होगा कि जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा ए हमने लिखा आपका 1 2, और बी हम कह रहे हैं कि फाइंड ए क्रॉस ए। अगर हम ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए होगा आपका 1 2 क्रॉस
1 2। तो 1 2 क्या आ जाएगा, 1 का क्रॉस कराएंगे 1 के साथ तो 1 1 आएगा, फिर 1 का क्रॉस कराएंगे तो 1 2 आएगा, फिर 2 का कराएंगे तो 2 1 आएगा, फिर 2 का कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 2। ये हमारा हो गया आपका ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट ए टू सेट ए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 1 1 1 2 2 1 2 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिए क्लास 12th में हम क्या करेंगे, किसी ये ए क्रॉस ए मतलब उसी सेट का उसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशन होगा वो एक ही सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक। तो ए क्रॉस ए ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस ए को आप डिफाइन कर सकते हैं, ए क्रॉस ए को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए। किसी सेट की अगर बात करेंगे तो वो जो सेट होगा वो उसी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं ये हमने बता दिया आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये भी हमने आपको बता दिया। और क्लास 12th में हम उसी सेट का उसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ जो एलिमेंट होगा उसके कुछ सेट जो होंगे, कुछ जो सबसेट होंगे, वही रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, जब उसके बाद आपको बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कैसे ऑर्डर मायने रखता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन पढ़ने से पहले जो हमने आपको पीछे बताया है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है आप ये हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, ए रिलेशन, आर लिख रहे हैं, रिलेशन को आर से डिनोट किया जाएगा। ए रिलेशन आर इज द आर्बिट्रेरी सबसेट, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हैं तो ए एक रिलेशन क्या होगा, वो आर्बिट्रेरी सबसेट होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब है हम अपनी इच्छा अनुसार एक सबसेट ले लेंगे और वो जो सबसेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। और वो सबसेट क्या होगा, वो ए क्रॉस बी का ही क्या होगा, सबसेट होगा। तो एक रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या है, अब ये जो हमने लिखा है इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि ए हमारे पास है ए कामा बी, जैसे हमने पीछे सेट लिखा था, और बी हमारे पास है मान लीजिए 1 और 2 और 3। तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, ए के साथ क्रॉस करा लेंगे मतलब A1 A2 A3, और बी के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा B1 B2 और B3, ठीक है। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमको रिलेशन अगर डिफाइन करना है तो रिलेशन आर क्या होगा, एक रिलेशन जो होगा वो आर्बिट्रेरी सबसेट होगा इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो मतलब कि अगर हम रिलेशन
R1 लिखें, एक रिलेशन लिख रहे हैं R1 जो A से B में है। अभी हम रिलेशन आपको बताएंगे कि रिलेशन का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली भी बताएंगे, एरो डायग्राम भी बताएंगे, ठीक है। उसी सेट का उसी में रिलेशन कैसे होता है वो भी बताएंगे। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन एक R1 हमने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लेंगे। R1 आपका A1 ले लिया और A2 ले लिया। तो कोई कहेगा क्या यही एक सबसेट है, यही एक सबसेट है जो रिलेशन बनाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। सबसेट आपका ये भी हो सकता है, ये भी आपका रिलेशन बन जाएगा। जैसे हमने कहा A3 ले लीजिए, B1 ले लीजिए। कोई कहेगा हम ये लेना चाहते हैं A1 A2 B1 B3। तो जितने भी आप सबसेट ले लेंगे, ये जो A1 A2 है, A3 B1 है, A1 A2 B1 B3 है, जितने भी आपके सबसेट बनेंगे वो सारे आपके रिलेशन हो जाएंगे। ये आपका रिलेशन है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में आपका क्या है, एक रिलेशन है, जो कि क्या है, सबसेट है आपका A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का कुछ एलिमेंट हमने उठाया और हमने एक रिलेशन बनाना शुरू किया। कहाँ से कहाँ तक? A से B में। अगर कोई एलिमेंट A से B में रिलेटेड है तो उसको लिखेंगे A रिलेटेड B। ये सब भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे थे कि आपका रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपका बेसिकली एक आर्बिट्रेरी सबसेट होगा। आर्बिट्रेरी मतलब अपने इच्छा से, ठीक है, ले सकते हैं कोई भी सबसेट और उसको हम क्या बोल देंगे, रिलेशन। उसको क्या बोल देंगे, रिलेशन, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे। अच्छे से डिफाइन करने का क्या मतलब है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट का एरो डायग्राम मेथड क्या है, रिलेशन को लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन इन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है और आपका बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली हमने आपको ये बता दिया कि रिलेशन क्या होता है। एक आपका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, और अगर कोई ये जैसे A1, हम ये कह सकते हैं कि जो A1 है वो आपका रिलेटेड है R से, ठीक है। अगर कोई सबसेट इसका रिलेशन है तो हम लिखेंगे A रिलेटेड टू 1, ठीक है। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। रिलेशन हमने आपको समझा दिया, थोड़ा सा बात बताया कि रिलेशन होता क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, शुरुआत यहीं से करेंगे और रिलेशन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 12th का आपका शुरुआत यहीं से होगा। जो पीछे बताया हमने आपको, वो आपको जानना ज़रूरी था कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।